हेलो दोस्तों, मित्रों, साथियों, बच्चों, आपका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डग के YouTube चैनल में एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत प्यार। तो देखिए, आज हम एक बार पुनः आपके समक्ष एक नवीन और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं। विषय जैसा कि आप जानते हैं, विषय संस्कृतम, और संस्कृत विषय के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रकरण है, वो क्या है? वर्णमाला उच्चारण स्थानानि च। तो जैसा कि हम जानते हैं, यह जो बिंदु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल अपने शैक्षणिक कक्षाओं के लिए नहीं, अपितु जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए भी यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने चाहे वो एसटीसी की परीक्षा हो, चाहे बीएड की परीक्षा हो, चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे द्वितीय श्रेणी अध्यापक या प्रथम श्रेणी अध्यापक की विषय अध्यापक की परीक्षाएं हो, उन सभी में इन विषयों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जो हमारा आज का बिंदु है वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला को हमने एक रूपरेखा के माध्यम से, एक डायग्राम से माध्यम से आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से आप निश्चित रूप से इसका ज्ञान अर्जित करेंगे। तो देखिए भाई, संस्कृत वर्णमाला मूल रूप से दो भागों में बटी होती है, जिसमें प्रथम भाग है स्वराहा अर्थात स्वर वर्ण। इसके बाद होता है व्यंजनानि, व्यंजन वर्ण। लेकिन इन दो के अलावा एक चीज और होती है, वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। इसलिए हमने आपको इसको तीन भागों में प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले स्वरा अर्थात स्वर वर्ण। जो स्वर वर्ण होते हैं वो स्वर वर्ण किस प्रकार उनका भी विभाजन होता है, और वो तीन भागों में बटे होते हैं। वो तीन भाग कौन से हैं? सबसे पहले ह्रस्वः स्वरः अर्थात ह्रस्व स्वर। इनके बारे में हम विस्तृत विवेचन थोड़ा आगे करेंगे, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर, ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। वो कौन कौन से होते हैं अभी हम बताएंगे। इसके बाद होते हैं दीर्घ स्वर। कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 8। तो कुल मिलाकर ये 5 और 8 मिलाकर जो स्वर वर्ण होते हैं वो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 13 स्वर वर्ण होते हैं। कितने होते हैं भाई? 13 स्वर वर्ण होते हैं। इसके बाद इसका एक तीसरा भाग भी है क्लुप्ता, क्लुप्त स्वर अर्थात क्लुप्त स्वर जो होते हैं वो इन्हीं के रूप में होते हैं, अर्थात जो हमारे 13 स्वर वर्ण है इन्हीं का क्लुप्त स्वर बनता है, इसलिए इसका कोई अलग से वर्ण नहीं है। तो इस प्रकार स्वरों का हमने विभाजन किया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम वर्णमाला के अंतर्गत जो दूसरी चीज है वो है व्यंजन अर्थात व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन वर्ण भी तीन भागों में बटे होते हैं, इनका भी तीन भागों में विभाजन किया जाता है। और वो कौन सा विभाजन है भाई? देखें, स्पर्शः अर्थात स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 25। कितनी होती है? 25। इसके बाद आता है अंतस्थ अर्थात अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 है, संख्या में कितने होते हैं? 4। उसके बाद होता है तीसरा भाग व्यंजन का ऊष्म वर्ण अर्थात ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं उनकी भी संख्या क्या होती है? 4। अब ये होंगे कौन कौन से, ये भी हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो तब तक के लिए हम संख्या देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। 25 और 4 29 और 4 33। त्रयत्रिंशतः सन्ति स्पर्श व्यंजनानि। व्यंजनानि स्पर्श व्यंजनानि तु पंचदश सन्ति सन्ति, किंतु व्यंजनानि सन्ति त्रयत्रिंशत् अर्थात जो व्यंजन होते हैं संस्कृत भाषा में वो 33 होते हैं। तो इसके पश्चात हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन। हमारे पास 3 अक्षर और होते हैं क्ष, त्र, ज्य। क्ष, त्र, ज्य ये जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं।
संयुक्त का मतलब एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर इनका निर्माण होता है। तो कौन से हैं, कैसे कैसे हैं? छह जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ण? का और श। का और श से मिलकर बना छ। इसी प्रकार जो त्रय वर्ण है वह भी दो वर्णों से मिलकर बना। कौन कौन सा? तय और त्रय। तय में रहेगा त्रय, तो यह भी संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद हमारा आता है ज्ञ। इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है वो ज्ञ होता है। अपन इसको ज्ञ बोलते हैं, लेकिन ये हमारी आदत में आ गया है, लेकिन वास्तव में इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञ। तो ये जो ज्ञ वर्ण है वह दो वर्णों से मिलकर बना जय और य। जय और य। इस प्रकार से यह हमारी संस्कृत वर्णमाला का एक डायग्राम हमने देखा। अब हम इससे आगे इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने संस्कृत वर्णमाला का अभी एक डायग्राम देखा, अब हम इसको विस्तृत रूप में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था स्वर वर्ण। जो स्वर वर्ण थे वो तीन प्रकार के हैं। तो अभी हमने देखा एक रूपरेखा के माध्यम से, उसका हम विस्तृत विवेचन करते हैं। सबसे पहले स्वरा। स्वर के हमने तीन भाग किए। हिरिष्ट स्वर। तो हिरिष्ट स्वर जैसा कि आपको बताया, जिस वर्ण को बोलने में, उच्चारण करने में एक इकाई का समय लगता है, अर्थात मात्र एक इकाई का, ये समझ लो 1 सेकंड, अंग्रेजी में हम समझ सकते हैं 1 सेकंड का समय लगता है, उसको हम हिरिष्ट स्वर कहते हैं। तो ये जो हिरिष्ट स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री और ली। इस प्रकार ये कितने हो गए? संख्या है 5। अभी हमने आपको डायग्राम में बताया था कि हिरिष्ट स्वरों की संख्या 5 है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हिरिष्ट स्वरों को ही मूल स्वर कहा जाता है, अर्थात अन्य जो स्वर बने वो इन्हीं से मिलके बने, तो इनको मूल स्वर, प्राथमिक स्वर कहते हैं और हिरिष्ट स्वर भी कहते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब बड़ा। तो जिस वर्ण को या जिस स्वर को उच्चारण करने में दुगना समय, हिरिष्ट से दुगना अर्थात 2 इकाई का समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो देखिए जैसे हिरिष्ट स्वर था, हमने बोला अ, 1 इकाई का समय लगा। लेकिन जब हम दीर्घ स्वर को बोलेंगे आ, तो निश्चित है इसमें दुगना समय लगता है। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये जो स्वर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या आएगी? 8। तो ये कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इसके पश्चात हमारा आया था प्लुत स्वर। क्या आया था? प्लुत स्वर, अर्थात वे स्वर जिनको उच्चारण करने में तिगुना समय, हिरिष्ट स्वर से तिगुना समय लगे, वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। अर्थात जैसे हमने आपको बताया, इसको 1 इकाई, इसको 2 इकाई, इसको 3 इकाई का समय लगेगा कम से कम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि इन्हीं स्वरों के हम प्लुत स्वर बनाते हैं। कैसे? जैसे ये है, उ ले लिया हमने, और प्लुत स्वर को दर्शित करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। तो ये जो है ये कौन सा स्वर हो गया? प्लुत स्वर। तो देखिए क्या बोलेंगे? ऊ। क्या बोलेंगे इसको? ऊ। अर्थात इससे, इसको हमने बोला उ, इसको बोला उ, इसको बोला ऊ। तो ये कौन सा स्वर हो गया? प्लुत। इसके अलावा आप जैसा कि जानते हैं, एक अपने हिंदू धर्म में एक चिन्ह है, इसको हम कैसे बोलते हैं? ओम। क्या बोलेंगे? ओम। तो यह भी अपने आप में क्या है? एक प्लुत स्वर है। तो ये हुई प्लुत स्वर की बात। इसके अलावा इस वर्णमाला में 2 वर्ण और शेष रह जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इसका अलग से विभाजन है, अयोवाह वर्ण। ये जो वर्ण है ये कौन कौन से हैं भाई? अंग और अह। इन 2 वर्णों को, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य आता है। तो ये 2 वर्ण हैं, इनको क्या कहा जाता है? अयोवाह वर्ण। इसमें से
ये जो अंग है, ये वाला जो है, इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं भाई? अनुस्वार। ये वाला जो चिन्ह है इसको हम अनुस्वार कहते हैं, और ये वाला जो चिन्ह है इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसके बजाय ये वाला जो चिन्ह है इसको कहते हैं अनुस्वार, और ये वाला जो चिन्ह है इसको कहते हैं अपन विसर्ग। अर्थात अनुस्वार और विसर्ग दोनों वर्णों को अयोगभाव वर्ण कहा जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद था अपना दूसरा व्यंजनानी। क्या था? व्यंजनानी। व्यंजनानी के भी 3 भाग थे। कौन कौन से? स्पर्श, सबसे पहले क्या था? स्पर्श व्यंजनानी। और जैसा कि आपको बताया था, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं संख्या में? 25। अब ये कौन से होते हैं? कैसे लेकर माता। कैसे लेकर माता के जो वर्ण है वो सब व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ, ञ, त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार ये जो है कैसे लेकर मैं तक के ये सारे क्या है भाई? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? कि इन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर का कोई ना कोई स्थान आपस में स्पर्श करता है। स्पर्श करने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। पहला भाग हो गया। दूसरा भाग था अपना अंतस्थ। व्यंजन के अंतर्गत दूसरा जो भाग था वो क्या था? अंतस्थ। ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं इनकी संख्या मैंने आपको बताई थी 4 होती है। कितनी होती है? 4। वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है भाई, ये कुल कितने हो गए? 4। और तीसरा जो था व्यंजन में वो था हमारा ऊष्म। कौन सा था? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म जो व्यंजन होते हैं वो भी 4 होते हैं, और वो कौन से हैं भाई? श, श, स, ह। इनकी संख्या भी कितनी है? 4। तो अब पुनः समझ लें, व्यंजन के हमने 3 भाग किए थे। कौन कौन से किए थे? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अपने 25 हैं, कैसे लेकर मैं तक। ये 25 व्यंजनों को स्पर्श कहा जाता है। उसके बाद अंतस्थ है, क्योंकि अंतः स्थित, अंदर स्थित है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ। वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। कुल संख्या 4। तत्पश्चात तीसरा भाग था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या में 4 है। कौन कौन से? श, श, स, ह। ये 4। तो इस प्रकार से जो व्यंजनों की टोटल संख्या आपको बताई थी मैंने, वो कितनी बताई थी डायग्राम में? 33। 25 और 4 29 और 4 33। तो इस प्रकार से ये जो संस्कृत वर्णमाला है उसका विभाजन इस प्रकार से किया गया है। तो डायग्राम में हमने कुछ समझाया था, संयुक्त व्यंजन हमने वहां आपको बताई दिए थे, और स्वर और व्यंजनों का जो विस्तृत विवेचन है वो यहाँ आपको कर दिया। तो वर्णमाला का संपूर्ण विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो चलेंगे उच्चारण स्थान स्थानानी च। अर्थात ये जो हमने वर्ण पढ़े हैं इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, हम कहां से इनका उच्चारण करते हैं, तो देखते हैं। अभी हमने वर्णमाला का अध्ययन किया, शिक्षण किया। अब हम दूसरा जो हमारा बिंदु था उच्चारण स्थानानी, इसकी वजह से मैं चर्चा करते हैं कि प्रत्येक जो वर्ण है उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो देखिए हम इस चीज को सूत्रों के माध्यम से समझेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया है संस्कृत में हमें प्रत्येक परिभाषा को सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे पढ़ने की समस्या का समाधान हो जाता है। तो कुछ सूत्र यहाँ दिए हुए हैं उच्चारण स्थान के हिसाब से। पहले तो सूत्र को देखिए,
अपुह विसर्जय नाम कंठ। अर्थात इसका मतलब क्या है, गौर से देखें, यहाँ पर अ का है, तीन वर्ण है, इन तीन वर्णों का मतलब क्या है, अवर्ण और क वर्ग। क का मतलब यहाँ पर क वर्ग, क वर्ग का मतलब क ख ग घ ज्ञ। ए वर्ण और क वर्ग के वर्णों का और है वर्ण और विसर्ग, इन सबका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है भैया, अपना कंठ। ये जो हमारा कंठ है, यहां से इन सभी वर्णों का उच्चारण किया जाता है। आप बोल के देखें, आप अपनी एक कोई भी अंगुली यहाँ रख के देखें और कै वर्ण बोल के देखें का, तो अपन जब क्या बोलेंगे तो यहाँ एक झंझनाहट की आवाज आती है। अर्थात ये जो वर्ण है, इन सब वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है भाई, कंठ। क्या है, कंठ। तो समझ जाए आप, ए का मतलब ए वर्ण, के का मतलब के वर्ग। एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, इससे हमारे वर्ग भी क्लियर हो जाएंगे। 5 वर्ग होते हैं अपने, क च ट त प। तो 5 वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। अपने जो स्पर्श व्यंजन थे 25, वो वर्ग के हिसाब से हैं। 5 वर्ग हैं, पांचों में 5 अक्षर हैं, तो 25 वर्ण होते हैं। तो हम चलते हैं, कंठ के माध्यम से इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। अगला है ई चु या सा ना तालु। अर्थात ई च य और श। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे भी चार थे, अ क ह विसर्ग। तो देखें, ई का मतलब ई वर्ण, च का मतलब क्या हो गया भाई, च वर्ग। च वर्ग में वही 5 अक्षर, छ छ ज झ य। ठीक है, ई और च वर्ग। इसके बाद य वर्ण का उच्चारण स्थान और श वर्ण का उच्चारण स्थान भी। इन सब वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है भैया तालु। क्या है, तालु। अपने मुख के अंदर जो ऊपरी भाग होता है, पश्च भाग जो ऊपरी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तालु। तो इन वर्णों को अपन कहां से उच्चारित करते हैं, तालु से। ठीक है, तीसरा देखें, री टू रो स। 4 वर्ण हैं, तो चारों का अपन देखते हैं, करते हैं वर्गीकरण। री का, टे का मतलब टे वर्ग, टे वर्ग में वही 5 अक्षर, ट ठ ड ढ ण। और उसके बाद रे और उसके बाद श। इन सब वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा। कौन सा होता है, मूर्धा। कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि मूर्धा क्या है। तो अपने जो ऊपर का भाग होता है, मुख के अंदर सिर की तरफ का जो भाग होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, मूर्धा। और मूर्धा हमारी बुद्धि होती है, तो बुद्धि की तरफ वाला जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है। तो आगे देखते हैं, लिरी तुल सा नाम दंता। अर्थात इसमें सबसे पहला वर्ण है लिरी। तु का मतलब तय वर्ग, और तय वर्ग का मतलब है त थ द ध न। ये जो 5 अक्षर हैं ये तय वर्ग के अंतर्गत आ रहे। उसके बाद वही 4 अक्षर हैं, उसके बाद ल और उसके बाद स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है दंत। अर्थात इन वर्णों को दांतों के माध्यम से बोला जाता है। अर्थात हम जब इनमें से कोई सा भी वर्ण बोलेंगे तो हमारे दांत आपस में भिड़ेंगे। त, आप बोल के देखिए, त, हमारे दांत भिड़े। तो इस प्रकार से इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह होता है दंत, अर्थात दांत। आगे चलते हैं, मानिया नाम ओष्ठो। अर्थात उवर्ण प वर्ग, क्या मतलब प वर्ग। प वर्ग में कोई 5 अक्षर, प फ ब भ म। ओके, और उसके बाद है उपध्यमानीय। उपध्यमानीय जो वर्ण होते हैं वो 2 हैं। तो इस प्रकार से जहां पर ये चिन्ह लगा होता है उन्हें हम उपध्यमानीय वर्ण कहते हैं। तो उवर्ण प वर्ग के वर्ण और प फ उपध्यमानीय, इन वर्णों को हम ओष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। अर्थात इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, अपने ओष्ठ। आगे चलते हैं,
तो हो कंठ तालु, अर्थात इसके अंदर दो वर्ण है ए और ऐ। ये जो वर्ण है ए तो अर्थात ए और ऐ। तो इन दो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालु। क्या है भैया? कंठ तालु। अब ये क्यों है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। कई बार प्रश्न खड़ा होता है कि चूंकि जो ए है ना, ये संयुक्त स्वर है और ये किससे मिलकर बना? ए प्लस ई, इन दोनों से मिलकर बना अपना ए प्लस ई बराबर ए। ठीक है भाई, अब आपको पता होना चाहिए ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है तालु। जब इन दोनों से मिलकर कोई वर्ण बना तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। समझ में आया होगा? ऐसे अगला वाला है ओ दो तह, अर्थात ओ ओ और औ, इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ठ। कौन सा है? कंठोष्ठ, अर्थात कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर ओ और औ का उच्चारण किया। क्यों? इसका भी वही कारण है जो ऊपर वाले में था। क्या? जो ओ या औ है वो किससे मिलकर बना होता है? आपको पता होना चाहिए ए प्लस उ, इन दोनों से मिलकर ओ या औ बनते हैं। तो आप देखिए ए का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ठीक है, अब जब ए और उ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है तो इन दोनों से मिलने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझें। एकमात्र अकेला वर्ण है व, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है दंतोष्ठ, अर्थात इसको दांत और होठ दोनों से मिलाकर बोला जाता है। वह, इसमें दांत और ओष्ठ दोनों आपस में स्पर्श करते हैं। इसके बाद चलिएगा जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा के मूल में, हमारी जो जिह्वा है उसके मूल में कुछ वर्ण होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल ही होता है। जैसे क, ख, इनका इस प्रकार से चिन्ह होता है, इनका जो उच्चारण स्थान है वो होता है जिह्वा मूल। और अंत में जो है एक रह गया अनुस्वार, अर्थात जो अनुस्वार होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। क्या होता है? नासिका। और जो हमारे अनुनासिक वर्ण होते हैं यम गण नम, उनका जो उच्चारण स्थान को होता है वह भी नासिका होता है। या म ग अण ना ना, नासिका। अर्थात जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर है या म ग न और न, इनको हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण। और इनका जो उच्चारण स्थान है वह भी क्या होता है? नासिका, अर्थात ना। यानी मुंह तो सबके साथ सहयोग में आ ही रहा है, सब वर्णों को मुंह से बोला जा रहा है, मुंह तो हो गई, उसके साथ नाक भी इसमें सहयोग प्रदान करेगी, अर्थात मुख और नासिका से जो वर्ण बोले जाएंगे उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो उच्चारण स्थान का एक डायग्राम है, रूपरेखा है, वो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत की। हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हमने दो बिंदुओं पर आपके समक्ष चर्चा की। कौन कौन सी? संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण स्थान। मैं समझता हूँ कि आपने इसका अवबोध किया होगा, इसका अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। फिर भी यदि आपको इस विषय में, इस विवरण में कोई भी शंका, कोई भी संदेह उपस्थित होता है तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से या किसी अन्य साधन के माध्यम से हमें सूचित करें, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। तो आज का ये बिंदु यही समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे कोई नया रोचक और ज्ञानवर्धक विषय लेकर के।
तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमो।